हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस फिल्म के ट्रेलर से लेके मूवी रिलीज होने तक काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, जिसका नाम है द केरला स्टोरी। ये फिल्म कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम आपको ये पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहते हैं कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है मैं सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करूँगा, अपने मन से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। साथ ही एक बात और बता दूँ कि यह फिल्म को एंटरटेनमेंट की तरह ले, किसी भी जाति और रिलीजन को ब्लेम ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो द केरला स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि एक लड़की को पूछताछ के लिए एक रूम में लाया जाता है, जहां ऑफिसर उससे कहते हैं कि तुम जिंदा कैसे बच गई, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। उस पर लड़की कहती है कि ये उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी कि मैं ज़िंदा बच पाऊँगी। उसके बाद ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, ये मुझे बताओ। जिस पे लड़की कहती है कि मेरा नाम शालिनी है, मैं केरला की रहने वाली हूँ। मुझे फंसाया गया था और मेरा ब्रेन वॉश करके यहाँ लाया गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी शाख के साथ एयरपोर्ट से बाहर आ रही होती है और उसे कुछ लोग सर्विलेंस भी कर रहे होते हैं। उसके बाद शालिनी को रेगिस्तान में जाते हुए दिखाया जाता है। बीच में उनकी गाड़ी रुकती है ढाबे पे, जहाँ पे वो लोग खाते पीते हैं, फिर वहाँ से अपने मंजिल की ओर चल देते हैं। बीच में एक बॉर्डर भी आता है, जिससे वो लोग आसानी से कुछ पैसे देके क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है इंट्रोगेशन रूम में, जहाँ ऑफिसर शालिनी से पूछताछ करते हैं कि तुम यहाँ अपने मर्जी से आई थी या फिर तुम्हें ज़बरदस्ती लाया गया था। जिस पर शालिनी कहती है कि आई तो मैं तो अपनी मर्जी से ही थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो मुझसे करवाया गया, जैसे मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शालिनी और उसका पति एक घर पे पहुंचते हैं, जहाँ पे उसका पति और दूसरे लोग बैठ के ये प्लान करते हैं कि आगे क्या करना सही रहेगा। वहीं पे शालिनी लेडीज़ लोग के साथ बैठी रहती है। उस घर को देख के शालिनी को अपना घर याद आने लगता है। उसके बाद हमें शालिनी का घर दिखाया जाता है, जहाँ उसकी नानी और उसकी माँ रहती है, जो कि काफ़ी सपोर्टिव है। उसकी नानी को उसके बाहर जाके पढ़ने में कुछ टेंशन सा हो रहा था। वह कहती है कि यहीं रह के पढ़ाई करती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसे उसी कॉलेज में पढ़ने का मन है। जहाँ पे नानी कहती है कि वहाँ उसके कोई जानने पहचानने नहीं होगा, जिस पे उसकी माँ कहती है कि उसके जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे वहाँ पे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शालिनी अपनी कॉलेज पहुँच चुकी है, जहाँ उसे एंटी स्लोगन लिखा हुआ दिखता है। उसके बाद शालिनी अपने हॉस्टल के रूम में पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात अपने रूममेट से होती है, जिनका नाम निमा मैथ्यूस जो एक क्रिश्चियन है, गीतांजलि जो एक हिंदू है और आशिफा जो एक मुस्लिम है। तीनों मीटिंग अटेंड करने के लिए मीटिंग रूम में चले जाते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि मीटिंग रूम में आशिफा को छोड़ के बाकी सभी लड़कियों का फ़ोटो लिया जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो लोग उन्हीं लड़कियों के फ़ोटो को देख रहे होते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से इंट्रोगेशन रूम में, जहाँ ऑफिसर कहता है कि तुम ISIS में कब शामिल हुई। जिस पर शालिनी कहती है कि ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानने से पहले क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है फिर से रेगिस्तान में, जहाँ शालिनी एक घर के पास पहुँचती है, जहाँ वो इसाक से कहती है कि मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है और मुझे उनसे बात करनी है। जिस पे इसाक उसे बहुत डराता धमकाता है और उसे फ़ोन करने से मना कर देता है। उसके बाद शालिनी को एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ उसे कुछ दिन रहना था, लेकिन वो रूम काफ़ी गंदा रहता है। जहाँ कुछ देर सफाई करने के बाद वो रूम कुछ हद तक ठीक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसाक शालिनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, जिस पर शालिनी उसे मना करती है। वो कहती है कि इस्लाम धर्म में ज़बरदस्ती करना मना है, लेकिन वो नहीं मानता और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। ज़बरदस्ती करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है हॉस्टल के रूम का, जहाँ पे सभी लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। वहीं पे आशिफा को एक कॉल आता है और वो बाहर चली जाती है। फ़ोन पर वो किसी को कहती है कि थोड़ा शरीफ और सावधान रहना, ठीक है। वहीं हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ एक गाड़ी में जा रही होती हैं। उसी गाड़ी में आशिफा के कज़न भी होते हैं, जिनका नाम रमीज़ और अब्दुल होता है। वहीं पर रमीज़ कहता है कि मैं MBBS के फाइनल ईयर में हूँ और अब्दुल वहीं का मशहूर कारोबारी है। उस पर रमीज़ कहता है कि तुम लोग मेरे लिए दुआ करो कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूँ और तुम लोगों को हेलीकॉप्टर में घुमाने लेकर जाऊँगा। साथ ही रमीज़ ये भी बताता है कि वो कैसे ज़्यादा पैसा कमा कर गरीबों की मदद करना चाहता है। उसके बाद वो सभी लोग काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद वो लोग होटल चले जाते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाते समय आसिफा और नीमा दोनों प्रे करने लगते हैं, जिसे देख के शालिनी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने धार्मिक हो। जिस पे दोनों अपने अपने धर्म की बातें बताते हैं।
जिसके बाद गीतांजलि और शालिनी बोलती है कि पता तो हमें भी है लेकिन हम करते नहीं हैं। उसके बाद वो दोनों लड़के भी वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन आसिफा नहीं जाती है। खाना खाने के बाद वो लोग रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तभी शालिनी पूछती है कि तुमने कहा कि बिना प्रे किए खाना खाने से पाप होता है, लेकिन तुम क्या प्रे कर रही थी और किसको प्रे कर रही थी? तभी आसिफा बताती है कि मैं अल्लाह को थैंक्स कर रही थी कि उन्होंने हमें खाने के लिए इतना अच्छा खाना दिया। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो हमें हेल फायर में जला देंगे, जिसे दोजक की आग कहते हैं। और दोजक की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा गर्म पैदा करती है। उसके बाद आसिफा कहती है कि जो लोग इस्लाम में विश्वास नहीं करते उसे दोजक की आग में जलना होता है, और जो लोग विश्वास करते हैं उसे जन्नत मिलता है। ये सुनकर सभी लड़कियां काफ़ी डर जाती हैं, जिसके बाद लड़कियों में बहस छिड़ जाता है, जिस पर गीतांजलि कहती है कि हम तो हिंदू हैं, तो हम दोजक की आग में क्यों जलेंगे? जिस पर आसिफा कहती है कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शालिनी और गीतांजलि आसिफा के घर ईद मनाने के लिए चली जाती हैं। वहीं पर शालिनी और रमीश के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। उसके बाद हमें रेगिस्तान का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ शालिनी का पति अपने ट्रेनिंग पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, और उसके बाद वो ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। जिसके बाद शालिनी वहाँ से भागने के लिए बाहर निकल जाती है। रास्ते में वो देखती है कि औरतों की नीलामी हो रही होती है, जहाँ कुछ लोग एक औरत को गोली मार देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो घर से अकेली निकल गई थी। यह देखकर शालिनी काफ़ी डर जाती है। उसके बाद जब वो आगे जाती है तो देखती है कि कुछ लोग एक औरत का हाथ काट देते हैं और उसके सामने ही उसके पति का गला काट देते हैं। वजह जान के चौंक जाती है, क्योंकि औरत ने सिर्फ लिपस्टिक लगा लिया था और उसका पति उसे मना नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो काफ़ी डर जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आसिफा और कुछ लोग एक वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें एक दवा के बारे में बताया जा रहा होता है, जिसे खाने के बाद इंसान को न भूख लगता है, न प्यास और न नींद आती है। जिसके बाद वहाँ बैठे लोग आसिफा को कहते हैं कि तुम लोग ये दवा सभी लड़कियों को देना शुरू करो और जल्द से जल्द उन लड़कियों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों लड़कियाँ शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाते हैं, जहाँ कुछ लड़के उन्हें बदतमीजी करने लगते हैं और कहते हैं कि जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। जिस पर विरोध करने पर वो लोग लड़कियों का कपड़ा फाड़ देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक औरत आ जाती है और उसके उनके ऊपर हिजाब डाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लड़कियाँ अपने कमरे में बैठे रो रही होती है। तभी आसिफा वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने हिजाब पहना होता तो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं करता। आज तक तुमने देखा है कि किसी हिजाब पहनी लड़की को किसी के साथ किसी ने बदतमीजी किया हो, क्योंकि अल्लाह उनकी मदद करता है। जिस पर आसिफा हिंदू धर्म और ईसाई धर्म दोनों को बेकार बताती है और कहती है कि तुम लोग को भी इस्लाम मानना चाहिए। उसके बाद आसिफा वहाँ से चली जाती है और वो किसी को कॉल करके बोलती है कि इतना कपड़ा नहीं फाड़ना चाहिए था, तुम लोगों ने कुछ ज़्यादा कर दिया। जहाँ हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान आसिफा का ही था। उसके बाद हम देखते हैं कि रमीज़ और उसका दोस्त लड़कियों के सामने नाटक कर रहा होता है कि अगर हम लोग वहाँ होते तो ऐसा नहीं होता। उसके बाद रमीज़ उन दोनों को एक दवाई देता है जिस खाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि गीतांजलि और शालिनी भी आसिफा के कहने पर हिजाब पहनना शुरू कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रमीज़ और उनका दोस्त शालिनी और गीतांजलि को बहला फुसला कर उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लेता है। इधर सीन फिर से रेगिस्तान में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि शालिनी की डिलीवरी हो रही होती है और उसे एक बेटी होती है। उसके बाद शालिनी यह खबर अपनी माँ को देना चाहती है, मगर उसे कोई मोबाइल नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी इशाक को कहती है कि हम लोग यहाँ से कब निकलेंगे। इस पर इशाक कहता है कि तुम यहाँ से मेरे मर्जी के बगैर कभी नहीं जा सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी किसी तरीके से अपनी माँ से बात करने में सफल हो जाती है और वो अपनी माँ को अपनी भाषा में लोकेशन वहाँ पे जो कुछ भी हुआ वो बता देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कॉलेज की छुट्टियों में शालिनी और गीतांजलि अपने अपने घर जाती हैं, जहाँ उनके माता पिता उन्हें हिजाब में देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दो लोग कुछ लड़कियों को इस्लाम के बारे में बता रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, तुम उन्हीं की पूजा किया करो। वहीं पर शालिनी को एक और लड़की मिलती है जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी होता है। वो बताती है कैसे वो अपना पूरा परिवार छोड़ के यहाँ आई है। उसी वक्त शालिनी को घबराहट होता है और उसे उल्टी भी होती है जब शालिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद ये बात रमीश को पता चलता है तो वो बोलता है कि बच्चा मेरा नहीं है, जिस पर शालिनी कहती है कि तुम्हारा ही है। तब आसिफा कहती है कि तुम लोग शादी कर लो, जिस पर रमीश मना कर देता है क्योंकि शालिनी एक हिंदू लड़की है। जिस पे आसिफा कहती है कि अगर शालिनी इस्लाम कबूल कर ले तब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना। तब रमीश कहता है कि नहीं। काफ़ी समझाने के बाद शालिनी अपने बच्चे के खातिर इस्लाम कबूल करने के लिए मान जाती है और उसे इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गीतांजलि को नशे की आदत लग चुकी है और अब्दुल उसे झूठे ख्वाब दिखाता था
और जो अब्दुल बोलता था गीतांजलि नशे की हालत में वो करती थी। सीन फिर से शिफ्ट होता है रेगिस्तान में, जहाँ कुछ लोग शालिनी को बताते हैं कि इसहाक मारा गया है, जिसे सुनकर शालिनी एकदम स्तब्ध रह जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है गीतांजलि के फादर को हार्ट अटैक आया होता है, ये जान के कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, जिस पे उसकी माँ को उसे फ़ोन करके बुलाती है, लेकिन वो मना कर देती है। तब हमें पता चलता है कि गीतांजलि के मन में यह बात बैठा दी गई थी कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है, इसलिए वो अपने पिता से मिलने नहीं जाएगी क्योंकि वो एक काफिर है। जिस पर आसिफा उसे समझाती है कि काफिर होने का दोष तब तक नहीं मिटता जब तक तुम उनके माथे पर थूकती नहीं, इसलिए तुम जाओ और अपने माता पिता पर थूक के आओ। जिस पर गीतांजलि ऐसा ही करती है, वो हॉस्पिटल जाके अपने पिता पर थूक कर चली आती है। ये सीन इस फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग सीन है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब्दुल गीतांजलि को शादी करके सीरिया चलने को कहता है, जिस पर गीतांजलि मना कर देती है। वो कहती है कि मैं इंडिया छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, जिस पर अब्दुल उससे डराने धमकाने लगता है और उसे साथ ही उसे न्यूड्स फोटो और वीडियोस को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी देता है, जिससे गीतांजलि काफ़ी परेशान हो जाती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि एक मौलवी शालिनी को बता रहा होता है कि रमीज मालदीव भाग गया है और वो कभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए तुम किसी और से निकाह कर लो। जिस पर शालिनी के तो पहले मना करती है, लेकिन अपने बच्चे के खातिर उसके बाद वो इसहाक से निकाह करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर हमें यह भी दिखाया जाता है कि गीतांजलि को अपनी गलती का एहसास हो गया होता है और वो अपने घर वापस आ गई होती है, जहाँ गीतांजलि अपने पिता से शिकायत कर रही होती है कि आपने हमें सब कुछ सिखाया, लेकिन कभी आपने अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया। उसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी और इसहाक का निकाह हो जाता है, लेकिन तभी शालिनी की माँ वहाँ पे आ जाती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोग उसे अंदर आने नहीं देते हैं, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिसे सुनकर शालिनी बाहर आ जाती है। यह देख के उसकी माँ बोलती है कि मुझे सब कुछ स्वीकार है, बस तुम घर चले आओ। लेकिन शालिनी इसका कुछ बिना जवाब दिए अंदर चली जाती है और आसिफा उसकी माँ को वहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिस पे उसकी माँ रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी माँ गीतांजलि को फ़ोन लगाती है। तभी गीतांजलि उसे बताती है कि शालिनी प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो ऐसा कर रही है। उसके बाद गीतांजलि को यह पता चलता है कि उसके न्यूड्स फोटो और वीडियो इंटरनेट पर किसी ने वायरल कर दिए हैं। ये खबर सुनकर गीतांजलि काफ़ी परेशान हो जाती है और वह ये सदमा झेल नहीं पाती है और वहीं पर पड़ा हिजाब से वह फांसी लगा के मर जाती है। उसके बाद हमें इंट्रोगेशन रूम दिखाया जाता है, जहाँ शालिनी उन ऑफिसर को बता रही होती है कि जो लड़कियाँ सीरिया आने से मना कर देती हैं उनका कितना बुरा हाल होता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि कैसे उसे तैयार किया गया था सीरिया आने के लिए, कैसे उसके सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। साथ ही वह यह भी ऑफिसर को बताती है कैसे उसे दवाई खिला के और ब्रेन वॉश करके सीरिया जाने के लिए तैयार किया गया था। इंडिया से निकलने से पहले शालिनी की माँ को यह बताया गया था कि शालिनी हनीमून के लिए श्रीलंका कोलंबो जा रही है, जबकि यह झूठ था ताकि वो पुलिस कंप्लेन ना कर सके। उधर शालिनी को नीमा का कॉल आता है, तो वो उसे बताती है कि गीतांजलि ने खुदकुशी कर ली है और उसके साथ जो कुछ भी है वो भी बताती है। उसे ये भी बताती है कि उसने जिस लड़के से मिलने के लिए कहा था वो उससे मिलने के लिए गई थी, लेकिन जब उस लड़के को लगा कि नीमा इस्लाम के लिए नहीं मानेगी तो उसने उसके ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई। उसके बाद नीमा बताती है कि करीब 18-20 लड़के ने उसका रेप किया, उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। ये सब सुनकर शालिनी काफ़ी डर जाती है, लेकिन उसके दिमाग में अल्लाह का खौफ इतना भर दिया गया था कि उसने यह मान लिया कि यह सब अल्लाह को ना मानने की सज़ा है और वो चुप रही। इधर नीमा अपने साथ हुए अत्याचार और लड़कियों के साथ चल रहे षड्यंत्र का पता लगाने के लिए सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। उसके बाद नीमा शालिनी की माँ और गीतांजलि के माता पिता को लेकर पुलिस के उच्च अधिकारी के पास पहुँच जाती है, जिनसे वो कहती हैं कि आप इस मामले की कोई कार्रवाई करें, जिसमें पुलिस अधिकारी कहता है कि कानून को सबूत चाहिए। नीमा कहती है कि मैं सबूत भी लाऊंगी, लेकिन आप कार्रवाई शुरू तो कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि शालिनी को फिर से बंधक बना लिया जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से भाग्यलक्ष्मी से होती है, जो उसे बताती है कि जिनका पति जंग में मर जाता है उन औरतों को या तो बम बांधकर फट जाना होता है या फिर अपने रूह को रोज़ मारना होता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं है औरतों के लिए यहाँ पे। तभी कुछ लोग आते हैं और शालिनी को ले जाते हैं और उसके साथ ज़बरदस्ती कई लोग द्वारा संबंध बनाए जाते हैं। उसके बाद शालिनी और बाकी सभी लड़कियों को ईरान के सीमा से पहले ट्रांजिट कैंप पे ले जाया जाता है। यहाँ पे शालिनी को यह पता चलता है कि वो सीरिया और तुर्की सीमा के नज़दीक है, जो कि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के कंट्रोल में है। उसके बाद शालिनी भाग्यलक्ष्मी और एक औरत वहाँ से भागने का फैसला करती है और वो लोग वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद वो लोग भागते भागते ट्रेल रेगिस्तान पहुँच जाती है, जहाँ उनका पीछा करते हुए वो आदमी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जिसके बाद वो लोग औरतों पर गोली चलाने लग जाते हैं, जिसमें एक औरत को गोली लग जाती है और उसके बाद भागते भागते भाग्यलक्ष्मी को भी गोली लग जाती है और वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। लेकिन शालिनी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है,
जिससे वो लोग काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शालिनी रेगिस्तान में काफ़ी दूर चलने के कारण बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं करीब 17 घंटे बाद उसे एक ड्रोन स्पॉट कर लेता है और उसे जेल में लेकर आया जाता है, जहाँ पे इंट्रोगेशन रूम में शालिनी ऑफिसर को कहती है कि मुझे जो कुछ भी पता था मैंने बता दिया है, अगर आप मुझे इंडिया लेकर जाएंगे तो मैं सबको एक्सपोज कर दूंगी। जिस पर ऑफिसर कहता है कि हमारे पास तुम्हारे टेररिस्ट होने के सारे सबूत हैं, पर बेगुनाह होने की एक भी नहीं है, इसलिए हम तुम्हें इंडिया लेकर नहीं जा सकते। पर तुमने जो भी जानकारी दी है उससे हमारी काफ़ी मदद होगी, इसलिए तुम हमारे जेल फैसिलिटी में आराम से रहो, यहाँ तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद शालिनी अपने माँ से बात करती है और वो बताती है कि बहुत जल्द वो इंडिया आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद जेल में शालिनी हिजाब को जलते हुए देखती है, क्योंकि वो अब टेररिस्ट नहीं है, वो है शालिनी पोन्नियिन कृष्णन, एक हिंदू केरला से। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये द केरला स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी तरह के और हिंदी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।